अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिसर्च मेथड का लेक्चर नंबर 27 पे बात करने जा रहे हैं, जो कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए है। इससे पहले हम लेक्चर नंबर 23, 24 और 26 कंप्लीट कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 27, जो कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के रिलेटेड, इस पे बात करने जा रहे हैं। सैम्पलिंग पर हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, इसी से लिंक्ड है ये। सैम्पलिंग दो तरह की होती है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी, और इनकी टाइप्स क्या है इस पे भी हम बात करेंगे। आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स पे बात करेंगे। चलिए हैंडआउट पर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग पर हम पिछले लेक्चर्स में बहुत ही तफसील से बात कर चुके हैं। आप लोग को जाकर लेक्चर देखें ताकि आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है और इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। आज हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी पे बात करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के दरमियान जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज्यादा अहम फर्क है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। यानी कि सारे जितने भी हमारे पास सैंपल और मेंबर ऑफ पॉपुलेशन सबके इक्वल चांसेस होते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्ट हो। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इक्वल चांसेस सिलेक्शन के नहीं होते। ये जजमेंट के ऊपर है, रिसर्चर के ऊपर है कि वो किसको सेलेक्ट करता है। रैंडमली सिलेक्शन नहीं होती इसमें। जो है वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर सिलेक्शन होती है कि अगर मुझे ये चीज सही लगी तो मैं ये कर लूंगी, वरना मुझे दूसरी चीज लगी तो मैं दूसरी कर लूंगी। इसमें सबके इक्वल चांसेस नहीं होते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बहुत सी टाइप्स हैं। उसमें से कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग और थ्योरेटिकल में से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इसे हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी रिसर्च अगर किसी भी मॉल में जाता है और उसे कोई भी इजीली मिल जाता है, वो उससे इंटरव्यू कर लेता है, यानी उसे जो भी कन्वीनियंट लोग मिले उस वक्त उसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी मिले उससे इसने सैंपल ले लिया, उससे रिसर्च कर ली, उससे इंटरव्यू ले लिया, क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी। यानी कि जो भी उसे मिल गया उससे ले ली, कन्वीनियंटली जो भी मिल गया उसकी सैम्पलिंग कर ली, उससे इंटरव्यू ले लिया, क्वेश्चन जो भी वो कर रहा है रिसर्च के हवाले से। जबकि पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो हमारी जजमेंटल या एक्सपर्ट ओपिनियन सैंपल रीड कहलाती है। अब इसमें क्या होता है कि रिसर्चर एक क्राइटेरिया रख देता है कि अगर हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वो 12th क्लास में होने चाहिए। अब ये सपोज के रिसर्चर ने क्राइटेरिया रख दिया। अब जो भी सैम्पलिंग करेगा वो इस क्राइटेरिया को देखेगा, उसके बाद सेम कन्वीनियंट जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हमने बात की कि उसे जो भी मिल गया इस क्राइटेरिया के बाद उसकी सैम्पलिंग करता जाएगा। यानी कि पहले क्राइटेरिया रखेगा और फिर जो भी मिलता गया उसकी सैम्पलिंग करता जाएगा। जबकि कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर एक कोटा देता है, एक नंबर देता है कि मुझे फला इनकेस मेल 50% चाहिए, फीमेल 50% चाहिए, मेल की एज इतनी होनी चाहिए, फीमेल की एज इतनी होनी चाहिए। एक कोटा दे देता है कि इतने परसेंट इस चीज का होना चाहिए, इतने परसेंट उस चीज का होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम मेल और फीमेल की एग्जांपल लेके, अगर कोटा में रखता है रिसर्चर मेल, अगर मुझे 40% चाहिए तो इस तरीके से कोटा मेल का 40% बनेगा। तो कोटा सैम्पलिंग में एक नंबर अलॉट कर दिया है, इतने परसेंट मुझे ये चीज का सैंपल चाहिए, और फिर सेम वही कन्वीनियंट सैम्पलिंग की तरह फिर जो मिल गया उस तरीके से। स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग को हम रेफरेंस सैम्पलिंग भी कहते हैं, चेन रेफरल। किस तरीके से, यहाँ पर हमें ये एक रेफरल एक चेन के थ्रू जा रही होती है। शुरू में हम एक बंदे से सैंपल लेते हैं, अब वो हमें किसी और बंदे के पास रेफर करता है, हम उसके पास जाते हैं, वो किसी और के पास रेफर करता है। इस तरीके से ये हमारी पूरी चेन बनती जाती है, यानी कि एक बंदा दूसरे को रेफर करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से ये हमारी चेन बनती जाती है। और फिर हम उन तमाम से सैंपल कलेक्ट करते जाते हैं और अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग,
अब सीक्वेंशियल सैम्पलिंग पर्पसिव सैम्पलिंग की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आता है कि पर्पसिव सैम्पलिंग में हम सैंपल लेते जाते हैं, जबकि सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में अब हमें अगर रिसर्चर को लगता है कि बस अब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, सब अब वही रिपीट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो वो वहां पर छोड़ देता है और वहां पर रिसर्च अपनी कंप्लीट कर लेता है। जबकि पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि वो रिसर्च को कंटिन्यू रखता है। सीक्वेंशियल में अगर उसे लगता है कि हाँ अब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो वो उसे स्टॉप कर देता है। अब थियोरेटिकल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज से, क्योंकि रिसर्चर इससे एक थ्योरी बनाता है, सैम्पलिंग की थ्योरी बनाता है। किस तरीके से थ्योरी बनाता है कि सही से लोग सेलेक्ट करना, सही से चीजें देखना इस सैम्पलिंग में आ जाता है। एग्जाम्पल इसकी, अगर एक रिसर्चर वीक डेज में लोगों को देख रहा है कि उनके क्या बिहेवियर है, किस तरीके से वो काम काज कर रहे हैं। अब वीक डेज के अलावा रिसर्चर को लगता है कि वीकेंड पे लोगों को किसी और तरीके से रवैया होगा, किसी और तरीके से बिहेवियर होगा, तो वो वीकडेज और वीकेंड दोनों पे देखता है और फिर अपनी थ्योरी बनाता है उस हवाले से। तो ये थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। यहाँ पर हमारी नॉन पर्पसिव सैम्पलिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्पसिव सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।